नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे 2021 के बजट को लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको बताते चलें कि बजट की वजह से ही काफी ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर लोगों की सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार आरोप जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से बजट पेश किया गया है वो माकूल नहीं है। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये बजट किस तरह से काम करेगा, क्योंकि सरकार बार बार दावे करती हुई नजर आ रही है कि बहुत ही अच्छे से बजट जो है वो पेश किया गया है, गरीब लोगों को फायदा होगा, मिडिल क्लास लोगों को यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से कोविड-19 ने अपनी गिरफ्त में पूरे देश को यहां ले लिया था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिख रही थी, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा आने वाले समय में। तो चलिए सीधा रुख करेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमारे सहयोगी बजट को लेकर ही पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं से कश्मीर के अंदर लोग किस तरह से वंचित हैं, देख लीजिए। ये कड़ाके की ठंड का आलम बराबर जारी है और लगातार कश्मीर में कड़ाके की ठंड में पानी की पाइपें जमी हुई हैं। सड़कों पे भी बर्फबारी के बाद की जो सतह बनी हुई है वो भी बराबर जारी है। इस सारे के बीच में आज सुबह सुबह कुछ हल्की फुल्की बर्फबारी एक बार फिर हुई थी, लेकिन रात को हुई हल्की फुल्की बर्फबारी से किसी हद तक दर्ज हरारत में बेहतरी आई है, लेकिन माइनस की बेहतरी में अभी माइनस ही चल रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा इसी मार्के में आज भी फंसी रही और सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बनिहाल टनल के पास के इलाकों में फिसलन की वजह से रोकी गई, लेकिन बाद दोपहर को उससे थ्रू भी किया गया। कुल मिला के कश्मीर में कड़ाके की ठंड और इस कड़ाके की ठंड में पानी बिजली का अजाब बराबर जारी है। वहीं कोविड के बाद जो नए वायरस या इन्फ्लुएंजा की खबरें कश्मीर में आ रही हैं, उसमें कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में कुछ परिंदों के मरे हुए होने के बाद किसी एक तरह का अलर्ट भी जारी है। और कुपवाड़ा की ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पूरे मामले पर नज़र रखते हुए कई तरह की टीमें भी तश्कील दे चुका है। माना जा रहा है कि सूरत हाल कशीदा है, लेकिन कंट्रोल में है। इस सारे के बीच में कश्मीर में आज सबकी नज़रें बजट पर थी, और बजट के इब्तिदाई जो आदाद शुमार आए हैं उनको देखते हुए आम लोग कहते हैं कि फ़िलहाल अभी पहली नज़र में बजट बड़ा अच्छा होगा। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि फरवरी में ही जितने भी सुरक्षा बल हैं उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और बताया यह भी जा रहा है कि टीचर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी, और कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई अब आम जनता को जरूर दिख रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, देख लीजिए। दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन की शुरुआत 4 फरवरी 2021 से होगी। इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी इस दायरे में लाया जा सकता है। बताया जाता है कि पहले मरहले में 27,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स और जो कि हेल्थ वॉरियर्स थे उन्हें पहले मरहले में ये वैक्सीन दे दी गई। उसके बाद खदशात भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, और कई एक जगहों पर हमने देखा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स इस वैक्सीन को लेने के लिए कहीं ना कहीं कई जगहों पर बेचैन थे, लेकिन कई जगहों पर लेने से शायद इनकार भी कर रहे थे। लेकिन इत्तलात ये है कि नीम फौजी दस्तूर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अब 4 फरवरी से बाज़ाब्ता तौर पर कोविड वैक्सीन का जो स्टार्ट होगा वो शुरुआत की जा सकती है। इस बीच में आपको बताऊं कि कोविड वैक्सीन के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अहदेदारान हैं और वर्कर्स हैं और इलेक्टेड और सिलेक्टेड पंचायती जो लीडरान हैं उन्हें भी इस दायरे में लाया जा चुका है, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है। दूर दराज गाँव देहात से आने वाले लोगों की बड़ी तादाद इन पब्लिक नुमाइंदों से मिलती है। लिहाजा ताज़ा इत्तलात ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक शायद उन्हें भी इस दायरे में लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जब आप कुल मिलाकर अभी तक फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात करते हैं तो 27,000 के करीब अभी तक हेल्थ वर्कर्स या वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन या कोविड हॉस्पिटलों में अपना भरपूर किरदार अदा करना है, उन्हें इस दायरे में लाया गया। दूसरे मरहले और तीसरे मरहले के लिए
फिलहाल टीचर्स की बात चली, यानी तीसरा मरहला जो होगा वो असातिज़ा का होगा। ऐसे 2 लाख लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज़ायद है और महकमा तालीम में अपने फ़राइज़ असातिज़ा के तौर पर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में तवक्कु है कि शायद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे, जिसके ऐन मुताबिक अब टीचर्स को भी इस वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर तो क्या, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के आखिरी गाँव देहात तक इस स्कीम का इतलाक अमल में लाने के लिए सरकार की तरफ से और यूटी कोशिशें जारी है। देखने वाली बात होगी कि अब की बार जब आप हेल्थ वर्कर्स की बात करते हैं, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, उसके बाद कौन सा तबका होगा जो चौथे मरहले में इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। समीर वानी के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आज एक अनोखा बजट जो है वो पेश किया गया है। 2021 का बजट जो है वो पेश किया गया है, लेकिन 25 बड़ी बातें क्या कुछ इसमें रखी गई थी, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, कौन सी चीजें यहाँ पर महंगी हैं और कौन सी सस्ती हुई हैं और किन किन को राहत दी गई है, वो बता देते हैं। तो चलिए जान लीजिए 25 बड़ी बातें जो बजट में आज पेश की गई। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। पुरानी कारें स्क्रैप होंगी और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और अगले 5 सालों में स्वच्छ हवा पर 2,000 करोड़ खर्च होंगे। स्वास्थ्य का जो बजट है वो 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ कर दिया गया। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा और शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगले साल देश में 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनेगी। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को नई सड़कें और कॉरिडोर का तोहफा दिया जाएगा। बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया गया और डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, जो कि मैनेजमेंट यहां पर कमेटी बनाई जाएगी। इस तरह से बड़ा ऐलान जो है वो किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान कर दिया गया। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाए जाएंगे और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लगातार 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में भी यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी और डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इंसेंटिव भी होगा। 2021-22 में वित्तीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत दी गई और 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी और अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट के लिए 1 साल यहां पर बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फोन को भी महंगा कर दिया गया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़कर 2.5% हो गई है। कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% कर दी गई। सोना, चांदी, तांबे पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई है और बैंक अगर डूबा तो अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बैंक अगर डूबा तो 1 लाख की बजाय आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था। 2 लाख लोगों को ये कोविड वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे उम्र दराज लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन देने की बात जो है वो कही गई है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि एहतियात बरतते रहना है, क्योंकि जब तक हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं मुगल गार्डन और मुगल गार्डन में भी पर्यटकों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद से ही टूरिस्ट यहां पर आना बिल्कुल कम कर चुके थे और उसके साथ ही जब कोविड-19 आ गया तो उसके बावजूद भी लोगों का जो दारोमदार था वो खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर से अगर आपको मुगल गार्डन का यहाँ पर रुख कराया जाए, एक बार विजिट कराया जाए, तो आप देखिए कि किस तरह से बाहर से लोगों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इरफान क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख
देख लीजिए। यूं तो मुगल गार्डन्स वादी कश्मीर की पहचान है और मुगल गार्डन्स के साथ साथ जी हाँ, जब आबशार और फूलों के नज़ारे दिखाई देते हैं तो कह सकते हैं कि मौसम बहार की आमद है। मगर आजकल वादी कश्मीर में बर्फीला मौसम और बर्फीले मौसम के साथ साथ सयाह जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उनका मानना है कि वादी कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है। और इस बीच हमने मुगल गार्डन्स की भी चहल पहल देखी, जिसके साथ साथ जी हाँ, बर्फीली हवाओं के साथ साथ यहाँ पर दिल फरेब नज़ारों का सयाह जो है लुत्फ उठा रहे हैं। उनका मानना है कि वादी कश्मीर का मौसम कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए बेहतरीन जगह है और साथ ही साथ यहाँ की मेहमान नवाजी जो है वो लाजवाब है। एक जानिब अगर कोविड को लेकर बात करें तो कोविड के टेंशन के साथ साथ पूरे दुनिया भर में जी हाँ, हमने देखा सन्नाटा छाया हुआ था। मगर वादी कश्मीर जबकि सयाह आए हैं, उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर वेल वेंटिलेटेड सराउंडिंग्स है और दूर दूर तक कोविड की कोई टेंशन नहीं है। वैक्सीन भी आई है और साथ ही साथ जी हाँ, दिल फरेब नज़ारों को लेकर वादी कश्मीर इस वक्त सयाह घूम रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि कश्मीर आए जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़ कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। हमारे लिए एक पुराना मसला बन चुका है। रोज़ हम इस्तदा करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी तकमील हो जाए ताकि इलाके में पूरा इसका फ़ायदा पहुँचे। हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल हमें हुआ था ये अप्रूव हुआ था, तो फिर इसमें जो अभी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो सीक ऑफ कर रही है इसमें काम, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5 सालों से इसमें काम चल रहा है। तो आपने खुद देखा, आपने खुद जायज़ा किया, अभी तक ही कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि हमारा जो इलाका है यहाँ पे हमारे इस अराउंड में बहुत सारे गांव हैं जिनको यहाँ से बड़गाम जाना पड़ता है। और बड़गाम जब जाते हैं, एक तो हमें गाड़ी नहीं यहाँ से फिर मिलती है। जो बीमार होता है, रात को कोई प्रॉब्लम होती है, उसको मुश्किल हो जाता है बड़गाम जाना। यहाँ पे हमें ये गवर्नमेंट ने दिया था, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, जब जो भी उस वक्त गवर्नमेंट थी इन्होंने दिया था। लेकिन बदकिस्मती है कि डिपार्टमेंट अभी तक इसमें काम नहीं कर रहा है। ये अभी नहीं हो रहा है, कंप्लीट फंक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने इसके मुताल्लिक़ जो एजेंसी है सीकॉप डिपार्टमेंट, उनसे बात की है। उनका ये कहना है कि मार्च तक जो है इस बिल्डिंग को जो है मुकम्मल किया जाएगा। मगर मैं अपने कैमरामैन को बता, देखिए क्या ये मार्च तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? किस तरह से ये ऑफिसर लोग जो है लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, खासकर मीडिया को भी वो मिसगाइड करते हैं कि मार्च में जो ये बिल्डिंग हैंड ओवर टेक ओवर की जाएगी। मगर जिस तरह से इस बिल्डिंग की हालत है, फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्टर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए इस साल जो बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो मार्च में इस बिल्डिंग को कंप्लीट होना कहीं ना कहीं लोगों को धोखा ही दिया जा रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सीधा टंगमर्ग और सोनमर्ग के इलाके में, क्योंकि खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्या लोगों को दी जा रही हैं या नहीं, इशफाक डार की इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मैं आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें यहाँ पे फोटोग्राफी का वो चांस दिया। हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर है सर। आज हमने पहली बार आर्मी ने यहाँ पे एक इवेंट में लाया सर जी, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है। इन्होंने आज हमें चांस दिया सर। हम यहाँ पे आज तक मुझे 6 साल हो गए गुलमर्ग में। किसी के पास टैलेंट तो होता है सर, क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखाता है, फेसबुक पे तो हर एक फ़ोटो डालता है सर, लेकिन जब कोई कंपटीशन लगता है ना सर जी, उस टाइम ये पता चलता है कि फ़ोटोग्राफी या कुछ और कोई चीज़ है सर। लोकल टैलेंट है, जो फोटोग्राफी में जो लोकल टैलेंट है उसको बाहर आना चाहिए, आगे आना चाहिए। ख़ास तौर पे तब जब हाल ही में गुलमर्ग में एक विंटर फेस्टिवल होने वाला है और ये इलाका ऐसा है जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। सियाती मुकाम गुलमर्ग में आज इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर एक फ़ोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर जो मकामी जो यहाँ के फोटोग्राफर से नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से आज सियाती मुकाम गुलमर्ग में फ़ोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद था यहाँ की जो यहाँ पर सयाहत है उससे इसको मज़ीद फ़रोग़ मिल सके और यहाँ के मकामी नौजवानों की दिलचस्पी जो है फ़ोटोग्राफी की तरफ वो मज़ीद बढ़ सके। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज़। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि एक बार फिर से आपको बताते चले
और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों के आज जो स्कूल खुले हैं वो कहीं ना कहीं जो आज कोविड की गाइडलाइंस है उसका पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। कि हालांकि आज 1 फेब है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल के जो हैं वही बच्चे आज स्कूल में आए हैं। 9th से लेकर 12th तक जो बच्चे हैं उन्हीं को आने की अनुमति दी गई है। और आपको ये बता दें कि यहाँ पर स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरा यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है कि किस तरह से जो गाइडलाइंस है, SOP हैं जो स्कूल में जिनका पालन किया जा रहा है। लगभग 1 साल के बाद खुले हैं। सर, किस तरह से बंदोबस्त जो है स्कूल में किया गया है, क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस जो है उनका पूरा पालन किया जा रहा है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, आज तो बड़ा उल्लास का दिन है। बहुत खुश हैं बच्चे और हम सब बहुत खुश हैं कि 1 साल के बाद जो है ये हमें स्कूल का एकेडमिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने का मौका मिला। जहाँ तक इंतज़ामों का सवाल है, हमने सारे इंतज़ाम यहाँ किए हुए हैं। स्कूल जो है 2 शिफ्ट में हमने लगाया है, क्योंकि 9th और जो 11th है वो 12 बजे आएंगे और जो 12th और 10th है वो सुबह आएंगे, ताकि ज़्यादा क्राउडिंग ना हो और हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रखें। दूसरा हमने ये किया है कि स्कूल हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 गेट हैं, एक जो हमारा मेन एंट्री है, एक पीछे मीट मार्केट की तरफ गेट है। तो हमने 9th और 10th की जिनकी क्लासें पीछे लगती हैं उनकी एंट्री भी पीछे रखी है और 11th 12th की एंट्री यहाँ रखी है। दिस एरिया इज आउट ऑफ बाउंड फॉर दो स्टूडेंट्स एंड दैट एरिया इज आउट ऑफ बाउंड फॉर दीज स्टूडेंट्स। सैनिटाइजेशन हमने पूरा उसका प्रबंध किया गया है। बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी है कि मास्क पहन के आएँ, पानी लेके आएँ। जो नहीं भी लेके आते हैं उनको हम सैनिटाइज़र यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क भी यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासों का भी फ्रेगमेंटेशन की है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पोस्टें कम हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के, इनका कहना है कि जो क्लासेस तो अब शुरू हो गई हैं, इनका भी कहीं ना कहीं यही दायित्व रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है सिलेबस को पूरा किया जाए। इस समय हम ICT लैब जो है इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बच्चों की क्लास यहाँ पे लग रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पे पालन किया जा रहा है। मास्क सैनिटाइज होके ही जो है बच्चे अंदर आए हैं, बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं। चलिए, इसके साथ ही रुक कर लेंगे जिला राजौरी का, और राजौरी से भी जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमशेद मलिक क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को हटाने के बाद जिस तरह PDP पर कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए और साथ में ये भी कहा गया कि PDP का मुस्तकबिल अब पूरी तरह ख़त्म है, मगर जिस तरह पिछले 2 दिनों से महबूबा मुफ्ती का राजौरी पुंछ का दौरा देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत हो रही है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ PDP के जनरल सेक्रेटरी और साबका MLC सुरिंदर चौधरी जी हैं। इनसे जानेंगे, सर, जिस तरह कहा जा रहा था कि PDP का मुस्तकबिल अब ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि 370 हटाने के बाद जिस तरह आप पे कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, क्या समझते हैं आप जिस तरह पिछले कुछ दिनों से आपका टूर राजौरी पुंछ का मैडम का किस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है? देखिए, कौन कहता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खत्म हो गई है? हम तो नहीं समझते। आज आप मैडम का जो टूर हुआ है राजौरी पुंछ का, आपने देखा सड़कों पे लोग खड़े थे और नारे लगा रहे थे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जिंदाबाद कह रहे थे, महबा जी को जिंदाबाद कह रहे थे और अश्योरेंस कह रहे थे, महबा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये बात सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन वक्त आएगा, आप देखना जब कभी असेंबली इलेक्शन हुए इस रियासत के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लार्जेस्ट विनिंग पार्टी आएगी। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आने वाला चीफ मिनिस्टर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान यहाँ नहीं रहेगा। सर, गुपकार लाइन्स की अगर हम बात करें जिसमें आप शामिल हैं, इसमें पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, गुपकार लाइन्स में से एक जो पार्टी थी उसने इसको छोड़ दिया है, क्या कारण उसके रहे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह गुपकार लाइन्स बनाया गया था 370 और 35A की वापसी को लाने के लिए, इसमें अपनी पार्टी को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि उनका भी मंशूर यही है कि 370-35A को वापस लाया जाए। नहीं, हमारे जहाँ तक गुपकार अलायंस का ताल्लुक है, गुपकार अलायंस ने तो अपील सबको की, जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 370 वापस लाना चाहते हैं या आपका जो ये यूटी बनी है, यूटी को द्वारा स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं, जो हमारा पहला स्टेटस था वही स्टेटस बहाल करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, उसके लिए हमने अपील की थी। और उसमें हमने सारी पार्टी को, कोई एक पार्टी का नाम जब आप ले रहे हो, उस पार्टी के लिए नहीं, सारी पार्टियों ने हमने रीजनल पार्टी को कहा है, कुछ आई कुछ नहीं आई, जो नहीं आई उनको मुबारकबाद, लेकिन जो आई हैं उनका एक अहद है, एक कहीं ना कहीं हमारा एक लोगों से एक वचन है, एक वादा है कि हम अपने रास्ते से डगमगाएंगे नहीं, हम 370 के लिए पूरा जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये महाराजा हरि सिंह की रियासत है, ये रियासत उसने ली थी, ये 370 महाराजे ने दी हुई है और इसलिए किसी दूसरे को हक नहीं कि वो इस रियासत के स्टेटस को चेंज करे। तो लिहाजा आज का जहाँ ताल्लुक है, जो स्टेटस जम्मू कश्मीर का है, इसके लिए गुपकार अलायंस जो लड़ेगा, हम यूटी को नहीं मानते, हम 370 जो हटाया गया उसको नहीं मानते और
जो हम 370 का स्टेटस स्पेशल मांग रहे हैं, ये कोई जम्मू कश्मीर में हम जो गुपकार लाइन्स अलग से नहीं मांग रहा। आप नागालैंड में क्या 2 झंडे नहीं है? क्या वहाँ अपना स्पेशल स्टेटस नहीं है? हिमाचल को स्पेशल स्टेटस नहीं है? कम से कम 7 राज्य ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनमें स्पेशल स्टेटस है। और जहाँ तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा गया है, उनको कहीं ना कहीं उनसे धोखा किया गया, और खासकर जम्मू सूबे के लोगों से, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें निकाली। और आज इन्होंने कहा था कि 370 तोड़ने के बाद बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं लेगा, बाहर का आदमी कोई बच्चा यहाँ रोजगार नहीं लेगा। आप देखें नौशहरा में रोजगार लोगों को मिला, जम्मू में कई लोगों को बाहर के लोग आए हैं, कोई उत्तराखंड से, कोई राजस्थान से, उनको रोजगार दिया है इन्होंने। आज जमीनें देखें बाहर के लोग यहाँ खरीद रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने लाइनें लगाई, कतारें लगाई, एक ऑर्डर निकाला कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए। और आज जब बन गया तो आज उन्होंने दिल्ली से एक ऑर्डर निकाला कि डोमिसाइल कोई वैलिड ही नहीं, ना नौकरी के लिए तो ना किसी जमीन के लिए। तो मुझे बताएं कि ये कतारें किस लिए लगवाई थी? सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इन तहसीलदारों को पैसा कमाने के लिए लगाई थी। तो कहीं ना कहीं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो करप्शन हुई, वो इतनी ज़्यादा करप्शन हुई, कहीं तो तहसीलदार ऐसे थे जो बन गए हैं और लाखों करोड़ रुपए कमा गए हैं। तो लिहाजा ये जम्मू के साथ धोखा हुआ है। तो गुपकार अलायंस जो है ना यूटी को मानता है, ना हम जो हमारा 370 तोड़ा गया ना हम उसको मानते हैं। इसके लिए जंग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। आप कहते हैं एक छोड़ गया, अगर और भी पार्टी अगर पीडीपी को छोड़ जाएंगे गुपकार अलायंस में से, तब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम अपनी लड़ाई जंग खुद लड़ेंगे। हम किसी की पर नहीं चलेंगे कि वो करेगा तो तब हम चलेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका अपनी बुनियाद, अपना मुकाम है, और वो स्ट्रगल से निकली हुई पार्टी है, आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है। जिस तरह से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं बाहर की रियासतों से अपना रोज़गार कमाने के लिए या अपना बिज़नेस करने के लिए। तो अगर हम ज़िला डोडा की वहीं पे बात करें, ज़िला डोडा के अंदर 370 हटने से पहले भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और 8-8, 10-10 साल इन लोगों को यहाँ पे हुए। अभी मैं ठीक बिल्कुल डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो अपना काम करते हैं, और इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कब से यहाँ पे आ रहे हैं और कैसा इनको डोडा लगता है। आपका नाम क्या है? सुमित्रा सर। सुमित्रा जी, कितने टाइम से आप डोडा में हैं? हमारे को 4-5 साल हो गए, और जो हमारे लोग हैं उनको 20-25 साल हो गए। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे बिजनेस करना? बहुत अच्छा लगता है। काम 2 रुपये का कर रहे हैं, 10 रुपये का कमा रहे हैं, और खा भी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। हमारे को ये नहीं एहसास होता कि ये देश बाहर का है कि अंदर का है। देखिए 370 जब था तो तब आपको दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा आती होगी। नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। तो अब कैसा लगता है आपको? अब 370 तो हट गया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले पूछताछ से करते होते थे ना, भी कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, वो नहीं होता। अब सीधे आते हैं। एक कोरोना की वजह से लखनपुर में कर रहे हैं बस। तो आप मुझे बताएं, ये पीछे लॉकडाउन था, बंद था सारा, तो घर का सर्कल वगैरह कैसे चलाया आपने? फिर भी अच्छा चला था। फिर इधर के लोगों ने मदद करी थी ना। तब आप यहीं पे थे? हाँ, इधर थे 1 महीना, फिर 1 महीने के बाद हम पंजाब चले गए थे। तो काफ़ी दिक्कत इनको आती थी, मगर 370 हटने के बाद इनको कोई भी पूछताछ नहीं होती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि डोडा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनने को मिल रही, क्योंकि इनको जब कोविड की महामारी चल रही थी तो काफ़ी मदद इनकी की गई थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से या आम जनता की तरफ से। और साफ तौर पे सुना आपने कि बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गुत्तू, डोडा। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है। ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आज सांबा में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खो खो टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी की 18 जिलों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट शुरू की गई है, ये सांबा के रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में शुरू की गई है। क्या इस पूरी टूर्नामेंट का मोटिव रहेगा, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सांबा किरण ज्योति जी। इनसे जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब युवाओं को इस तरह का जब प्लेटफॉर्म इनकी तरफ से मुहैया करवाया जाता है। तो आज से इस खो खो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी की 18 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्या मोटिव है इस पूरे टूर्नामेंट का, ताकि युवा जो है वो आगे बढ़ चढ़कर गेम्स में हिस्सा भी लें? यही है कि आज बच्चों को यहाँ सब बच्चों को देखा हुआ आपने खेल रही हैं, तो ये इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। फिट इंडिया
इंडिया फिट रहेगा तो बच्चे भी हमारे फिट रहेंगे, तो यूथ फिट रहेगा हमारा। तो आज बहुत अच्छा लगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए और बहुत ही खुश हुए और बहुत अप्रिशिएट किया कि ये इतना बड़ा आपने शो किया है, तो बहुत अप्रिशिएट हमारी सारी टीम को करके गए हैं। तो आपको जैसे सुनाया होगा, पहले भी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट में से ये 18 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ काम किया और उनकी वजह से आज मुझे अप्रिसिएशन मिली है। तो थैंक यू करती हूँ अपनी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने जो जिला आपने बताया 18 जिले, कौन कौन से इसमें जिला जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने दिन तक ये टूर्नामेंट रहेगी? अच्छा सर, इसमें 2 जिलों उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक रामबन ने और एक रियासी ने, तो 18 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने किया। तो ये अंडर 19 एज ग्रुप था जो हमारा 1 से 3 तक चलना था। उसके बाद हमारी 3 को टीमें आएंगी, 4 से लेके 5-6 तक चलेंगी अंडर 17। लेकिन अगर वेदर कल हम अपने डायरेक्टरेट से पता करेंगे कि वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें क्या पता लगता है, तो उसके बाद हम अंडर 17 टीम बुलाएंगे। अदरवाइज हम 3 को ही हम क्लोज कर देंगे। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम 1 से 9 तक है। उसके बाद हमारा अंडर 14 भी चलेगा, वो 7, 8, 9 को है। तो 9 को हमारी क्लोजिंग है। तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारा 9 तक ही चले। लेकिन जैसे वेदर का आ रहा है कि हमारा 3 को बारिश है, तो हम ये अंडर 19 तक का भी चल रहे हैं। तो उसके बाद आपको बताएंगे पूरी डिटेल क्या है हमारी पोजीशन। तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा, क्योंकि लगातार वक्तन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट जो वो इस तरह के इनिशिएटिव लेता है, युवाओं को प्लेटफॉर्म देता है कि वो आए अपनी प्रतिभा को निखारे। क्या उन युवाओं को संदेश रहेगा जो आना चाहते हैं, गेम्स के प्रति अपनी रुचि बढ़ाना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कोरोना के चलते 1 साल से पढ़ाइयाँ बंद हैं। लेकिन हमारा स्पोर्ट्स है, मुझे लगता है कि मैं एक दिन भी घर नहीं बैठी हूँ, कि मैं कब से ये देख रही हूँ कि हमारी कोई भी एक्टिविटी है, माई प्राइड, माई विलेज, बैक टू विलेज, हमारी जितनी भी 101 पंचायतें थी, हमारे सभी टीचर एक दिन भी इन्होंने छुट्टी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ नहीं सारे यूटी में चल रहा है। और अभी हमारी डायरेक्टरेट से भी आपने देखा होगा कि कम से कम लाखों की पार्टिसिपेशन हुई है। तो खासकर सांबा में तो मैं जब से हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ बच्चों का बहुत ही वहाँ। ये थे हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट सांबा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किरण ज्योति जी। और मोटिव एक ही है कि युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो खेलों के माध्यम से वो आगे बढ़े, अपना कैरियर भी बना पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल जो टूर्नामेंट है खो खो की, जिसमें 18 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कश्मीर से लेकर कठुआ जिला तक की यहाँ टीमें जो है वो आ पहुंची हैं। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आज सांबा में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खो खो टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी की 18 जिलों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट शुरू की गई है, ये सांबा के रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में शुरू की गई है। क्या इस पूरी टूर्नामेंट का मोटिव रहेगा, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सांबा किरण ज्योति जी। इनसे जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब युवाओं को इस तरह का जब प्लेटफॉर्म इनकी तरफ से मुहैया करवाया जाता है। तो आज से इस खो खो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी की 18 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्या मोटिव है इस पूरे टूर्नामेंट का, ताकि युवा जो है वो आगे बढ़ चढ़कर गेम्स में हिस्सा भी लें? यही है कि आज बच्चों को यहाँ सब बच्चों को देखा हुआ आपने खेल रही हैं, तो ये इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। फिट इंडिया फिट रहेगा तो बच्चे भी हमारे फिट रहेंगे, तो यूथ फिट रहेगा हमारा। तो आज बहुत अच्छा लगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए और बहुत ही खुश हुए और बहुत अप्रिशिएट किया कि ये इतना बड़ा आपने शो किया है। तो बहुत अप्रिशिएट हमारी सारी टीम को करके गए हैं। तो आपको जैसे सुनाया होगा, पहले भी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट में से ये 18 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ काम किया और उनकी वजह से आज मुझे अप्रिसिएशन मिली है। तो थैंक यू करती हूँ अपनी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने जो जिला आपने बताया 18 जिले, कौन कौन से इसमें जिला जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने दिन तक ये टूर्नामेंट रहेगी? अच्छा सर, इसमें 2 जिलों उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक रामबन ने और एक रियासी ने। तो 18 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने किया। तो ये अंडर 19 एज ग्रुप था जो हमारा 1 से 3 तक चलना था। उसके बाद हमारी 3 को टीमें आएंगी, 4 से लेके 5-6 तक चलेंगी अंडर 17। लेकिन अगर वेदर कल हम अपने डायरेक्टरेट से पता करेंगे कि वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें क्या पता लगता है,
है तो उसके बाद हम अंडर 17 टीम बुलाएंगे, अदरवाइज हम 3 को ही हम क्लोज कर देंगे। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम 1 से 9 तक है, उसके बाद हमारा अंडर 14 भी चलेगा, वो 7, 8, 9 को है, तो 9 को हमारी क्लोजिंग है। तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारा 9 तक ही चले, लेकिन जैसे वेदर का आ रहा है कि हमारा 3 को बारिश है, तो हम ये अंडर 19 तक अभी चल रहे हैं, तो उसके बाद आपको बताएंगे पूरी डिटेल क्या है हमारी। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू में भी दिखा देते हैं कि होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से किस तरह से आज फिर से धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई, और प्रेसिडेंट जो कि कमला शर्मा हैं वो क्या कुछ कह रही हैं वो भी देखिए। हमारी आज एक पीसफुली जो अपील है हमारे माननीय एलजी साहब से और हमारे जो पीएम साहब जी हैं और हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी, हम सर उनसे यही अपील कर रहे हैं कि जो अब बजट सेक्शन लगा है इसमें होम गार्ड का मसला भी सर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 3 मार्च 2015 की, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और सर अगर वो नहीं करते हैं तो जो ड्यूटी का वो दिया जाए, जैसे ड्यूटी स्टेटों अगर आपने ड्यूटी बनाया तो वो हमें दिया जाए। सर हम कहना चाहते हैं कि 2700 रुपये पे कौन सा घर चला जाता है, वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ा बड़ा कुछ हमारे देश के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष के जो होम गार्ड हैं उनमें सबसे जो पिछड़ी सरकार है वो हमारी है जम्मू कश्मीर की होम गार्ड, जहाँ पे ओनली फॉर 2700 रुपया दिया जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ 2700 रुपये पे कौन सा घर चलता है, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं, हमारे एलजी साहब बताएं। वो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी, वो भी 2 महीने को 2700 रुपया लें। 2700 रुपये के अंदर कौन सा, कैसे वो अपना परिवार पाल सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का कैसे सहारा बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, यही आज जो हम कटोरा लेके आज उनसे बजट सेक्शन लगा हुआ है सर, हम उनसे भीख मांग रहे हैं। आज हम थक चुके हैं, मेरा गला भी खत्म हो गया कि बोल बोल के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक डेमोक्रेसी देश में हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वही राजा महाराजा की जो पहले हुकूमतें होती थी वही हुकूमतें आज चल रही हैं। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता था 70 साल से 72 साल से पहले हमें जो कश्मीर के लीडर थे उन्होंने न छोड़ा नींबू की तरह, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई हमें खुशी हुई कि धारा 377 हटा तो अब हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमें सोचा कि आज होगा काम हमारा, कल होगा, लेकिन यूं ही देखते देखते साल 2-3 हो गए और हमारा काम बिल्कुल नहीं हुआ। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से 20 से 25 साल यहाँ पर लगभग हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा साल जो हैं वो हो गए हैं होमगार्ड को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों की ओर गौर नहीं किया गया है। तो जाहिर तौर पर आपको बताते चलें कि उपराज्यपाल की तरफ से बार बार आश्वासन तो दिए गए, लेकिन एक भी काम जो है वो नहीं किया गया, यानी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है। तो जाहिर तौर पर होमगार्ड एसोसिएशन जो है वो धरना प्रदर्शन तो कर रही है और साफ तौर पर चेतावनी देती हुई भी नजर आ रही है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं।